Good afternoon, students. Today we will start the chapter known as franchise. ठीक है, फ्रेंचाइज. अब फ्रेंचाइज वर्ड आपने सुना होगा, काफी बार सुना होगा, बट इस कंटेक्स्ट में शायद आपने पॉलिटिकल साइंस के अलावा नहीं सुना होगा या समझा होगा. ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में दो तरीके की डेमोक्रेसीज हो सकती हैं. एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट. ठीक है, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये कहती है कि जो पॉलिसीज बनानी है स्टेट के लिए, जो भी फैसले लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं स्टेट के गवर्नेंस के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसमें लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो. यानी कि मान लीजिए कोई भी पॉलिसी पास होनी है, इस पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी पास होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसका फैसला हम तब लें जब सारे लोगों से, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो वोट दें उस पॉलिसी के ऊपर. मतलब कि क्या ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए और क्या इस पॉलिटी क्या या फिर इस पॉलिसी में कोई चेंज होना चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए अप्लाई. तो इसका जवाब देने के लिए आप क्या करते हैं, इसका जवाब देने के लिए क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जैसे स्विट्जरलैंड टाइप की कंट्रीज हैं, वहां पर लोग डायरेक्ट वोट देते हैं पॉलिसीज के ऊपर, लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट के कामों में. लेकिन आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, ये चीज समझ में भी आ रही होगी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वेरी हार्ड टू एक्चुअली ऑपरेशनलाइज because it leads to very complicated situations and it is practically not feasible. ये लाइन याद रखिएगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट प्रैक्टिकली feasible. It is very difficult to operationalize in reality. Therefore most democracies have adopted a system of indirect representation, indirect democracy. अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि लोग जो हैं, जो पीपल हैं, वो वोट देंगे, पीपल चूज करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और रिप्रेजेंटेटिव्स इन टर्न फैसले लेंगे, डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. समझ गए? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्टली पीपल डिसीजन ले रहे थे. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बीच में एक कनेक्टिंग लिंक आ गई रिप्रेजेंटेटिव्स की. अब सवाल यहां से बना कि रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चूज किया जाए और रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का प्रोसेस क्या हो. तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया फ्रेंचाइज का. किसका? फ्रेंचाइज का. फ्रेंचाइज मींस फ्रेंचाइज सिंपली एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट डज फ्रेंचाइज मीन, तो फ्रेंचाइज मींस द राइट टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन फॉर चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स. क्या है बोला मैंने? फ्रेंचाइज सिंपली मींस द पावर, द राइट टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है. पीपल ऑफ अ स्टेट हु एंजॉय राइट टू वोट कंस्टिट्यूट एन इलेक्टोरेट. देखिए ये स्टेट है एक, मान लीजिए ये इंडिया है. इंडिया ऐसा बिल्कुल नहीं है ऑब्वियसली, इंडिया मान लीजिए आप ये है. इंडिया कई पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, इंडिया कई पार्ट्स में डिवाइडेड है. हर पार्ट टेरिटोरियली डिवाइड किया गया है. मान लीजिए एरिया के हिसाब से डिवाइड किया गया है. उस एरिया में कोई पॉपुलेशन होगी, ये जो डॉट्स में बता रहा हूं ये पॉपुलेशन है. और इस एरिया को, मतलब ये जितने भी एरियाज हैं, एक यूनिट को कहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में यानी कि एक यूनिट में जितने भी लोग वोट देने का राइट रखते हैं वो सारे मिला के क्या होते हैं? इलेक्टोरेट. देखिए यही लिखा हुआ है वहां पर, द पीपल ऑफ अ स्टेट हु एंजॉय अ राइट टू वोट कंस्टिट्यूट एन इलेक्टोरेट. यहां जितने लोगों के पास राइट टू वोट है, जितने भी लोगों के पास राइट टू वोट है, ऑल ऑफ देम कंस्टिट्यूट व्हाट? एन इलेक्टोरेट. सबको टुगेदर क्या कहा जाएगा? इलेक्टोरेट.
सबसे पहले फिर से रिवाइज करिए, फ्रेंचाइज का क्या मतलब होता है? फ्रेंचाइज सिंपली मीन्स द राइट टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल द पीपल ऑफ एन एरिया हु ऑल द पीपल ऑफ अ स्टेट हु एंजॉय द राइट टू वोट कंस्टिट्यूट एन इलेक्टोरेट। समझ गए? पहले हमने फ्रेंचाइज की डेफिनेशन देखी, फिर इलेक्टोरेट की देखी, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बाय पीपल एंड एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। इसमें दो एस्पेक्ट हैं। इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द पीपल, यानी कि पहले तो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया आपने, उसके बाद जो डिसीजंस हैं, जो एक्सरसाइज किया पॉलिटिकल पावर को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने, इन दोनों चीजों को मिला के क्या कह दिया? रिप्रेजेंटेशन। पहला, द selection of their representative, the choosing of their representatives, electing representatives by people, ठीक है, electing representatives by people and the exercise of political power by their elected representatives constitute representation. Elected representatives by people, electing representatives by people, number 1 point. number 2 point, the exercise of political power, the exercise of political power by their elected representatives is called representation. All voters together constitute an electorate, ठीक है, ये भी समझ गए। सफरेज का क्या मतलब होता है? देखिए, सफरेज और फ्रेंचाइज दोनों सेम टर्म है, ठीक है। फ्रेंचाइज और सफरेज सेम टर्म है, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, ठीक है, सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा, without a system of elections there can be no democracy and without an electorate there can be no election. No election, no democracy, no electorate, no election. ये भी आप समझ गए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अब इस शब्द को डिफाइन करने में ज्यादा मजा आएगी। जब आप फ्रेंचाइज समझ गए, आप रिप्रेजेंटेशन समझ गए, आप इलेक्टोरेट समझ गए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ना टाइटल पढ़ो, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज की मीनिंग समझ गए? राइट टू वोट। एडल्ट मतलब कि कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया होगा, है ना। ऑब्वियसली कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया तो होगा ही, तभी एडल्ट कहा गया है। यानी कि 18 इयर्स एंड अबव, हम कन्वेंशनली 18 इयर्स एंड अबव को क्या मानते हैं? एडल्ट मानते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल है, यानी कि डिस्पाइट योर रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, ये डिपेंड नहीं करेगा। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस द राइट ऑफ गिविंग द राइट ऑफ वोट टू ऑल सिटीजंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस गिविंग ऑफ द राइट टू वोट टू ऑल सिटीजंस। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या कहा? नॉट टू ऑल पीपल, ओनली टू ऑल सिटीजंस। एक बात याद रखिए, किसी भी कंट्री का सिटीजन होना उस कंट्री का हाईएस्ट पॉलिटिकल पोजीशन है, हाईएस्ट पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कंट्री में रहते हो बट वहां के सिटीजन ना हो, अक्सर होता है। तो जो नॉन सिटीजन है उसको कई राइट्स नहीं होते हैं उस कंट्री के, ठीक है। वो रह सकता है, उसके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होंगे पर सारे नहीं होंगे। उसी तरह केवल सिटीजन्स को ही अवेलेबल है क्या? राइट टू वोट किसी भी कंट्री का, ठीक है। आपको रजिस्टर होना पड़ता है एज अ सिटीजन, ठीक है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अब हम फाइनली समझ गए हैं, द राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स without any discrimination with a minimum, only a minimum age criteria is to be fixed, ठीक है। मिनिमम एज क्राइटेरिया बस फिक्स करना है, ठीक है। आपको अच्छे से मालूम है कि इट इज 18 इयर्स इन इंडियाज केस, ठीक है। अब आइए मेरिट्स क्या है, मेरिट्स देखते हैं अब इसके, ठीक है। किसके? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के। फुल्ली इन ट्यून विद द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो भी, ठीक है। तो ये एक तरीके से फुल्ली इन ट्यून विद द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। हम प्रैक्टिस में उतार रहे हैं थ्योरी को, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद अगर हम देखें, जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू इक्वालिटी। आपको मालूम है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
आपके प्रियम्बल में भी इक्वालिटी मेंशन्ड है, कौन कौन सी, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी के सेंस में अगर देखें तो इक्वालिटी तो मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए अगर आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जा रहा है, ठीक है। लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात होती है। जब इक्वालिटी कहा जाता है तो उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं? आपके प्रियम्बल में तो दो हैं, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये आपके प्रियम्बल में। लेकिन इन प्रैक्टिस जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जिन जिन टाइप की इक्वालिटीज को बनाने की कोशिश करता है, जो जो टाइप की इक्वालिटीज आपको देने की कोशिश करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, ठीक है, और क्या है, सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, ठीक है। आपको एक और बात पता होनी चाहिए। क्या बात? ये बात कि आपके यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाता है इक्विटी करने के लिए, ठीक है। कई ऐसी सीट्स होती हैं, लोकसभा की कॉन्स्टिट्युएंसीज होती हैं जो, अरे ये क्या हुआ, कई ऐसी सीट्स होती हैं, कई ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसीज होती हैं जो इक्विटी के आधार पे, इक्विटी के बेसिस पे फेयरनेस करने के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। तो जस्टिफाइड है, क्या जस्टिफाइड है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। उसके बाद आइए, एंश्योर्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली अगर लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे इलेक्शन में तो वो पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व रहेंगे ही, उनकी जनरल लिटरेसी, पॉलिटिकल लिटरेसी बढ़ेगी, ठीक है। वो जानेंगे, वो आखिर वोट देने का बेसिस अगर अच्छा है किसी कंट्री में, लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं अगर पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, तो उनकी पॉलिटिकल लिटरेसी बढ़ेगी और वो देश के लिए ही अच्छा है अल्टीमेटली, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रेटर पार्टिसिपेशन देता है, क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। ग्रेटर पार्टिसिपेशन आप तभी दे पाओगे जब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंश्योर्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स, ठीक है। signifies equal citizenship of all people, equality of citizenship of all the people of the state। एक स्टेट में सारे सिटीजन बराबर हैं, ये सिग्निफाई करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्योंकि अगर हमने सबको राइट टू वोट दिया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेशन तो इसका ये इसी बात का है कि सारे सिटीजन इक्वल हैं। उसके बाद क्या है, लॉज ऑफ द स्टेट इक्वली अप्लाई टू ऑल पर्सन, देयरफॉर ऑल शुड गेट द राइट, ठीक है। अगर लॉ अप्लाई सबके ऊपर इक्वली हो रहा है तो राइट भी सबको मिलना चाहिए कि वो लॉज कौन बनाएगा, उनको चूज करने का। लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर ही तो डेमोक्रेसी में इलेक्ट की जाती है, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बात अलग है, आप प्राइम मिनिस्टर और उसकी बात करेंगे तो वो भी तो इलेक्ट ही होते हैं ना। तो जो लॉ बनने हैं वो सब पे अप्लाई होने हैं। तो अगर सब पे अप्लाई होने हैं तो इट वुड मेक सेंस कि सबको लॉ बनाने वाले चूज करने का राइट मिले। उसके बाद यूएफ इज अ ग्रेट मींस ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। देखिए ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट को आप जरा इसके साथ जोड़कर देखिए। ग्रेट मींस ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन को इंश्योर्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन से 3 और 6 देखिए दोनों मल्टीपल्स में हैं भी। अगर आप इंश्योर करेंगे ग्रेटर पार्टिसिपेशन, आप इंश्योर करेंगे ग्रेटर पार्टिसिपेशन, क्यों इंश्योर कर पा रहे हैं ग्रेटर पार्टिसिपेशन? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे यूएफ में। तो ऑब्वियसली लोगों का क्या बढ़ेगा? पॉलिटिकल एजुकेशन बढ़ेगा। लोग जानेंगे, सीखेंगे, वोट देने का बेसिस समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किस नेता को क्यों चूज करना चाहिए, उसकी पॉलिसीज क्यों अच्छी या खराब है। उसके बाद सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड बेटर ओबीडियंस ऑफ लॉज। स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि अगर पार्टिसिपेशन सबका है, पार्टिसिपेशन सबका है अगर, तो किसी तरीके का कोई विलिंग पार्टनरशिप हमने क्या कहते हैं दे दी है सबको, ठीक है। वेदर मेन, वुमेन और एनीवन, ठीक है। तो अगर हमने पार्टनर बना लिया, इफ वी हैव मेड पार्टनर्स, पार्टनरशिप एंश्योर्स ग्रेटर ओबीडियंस। पार्टनरशिप ऑलवेज इंश्योर्स ग्रेटर ओबीडियंस, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हमने लिखा सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड बेटर ओबीडियंस ऑफ लॉज। उसके बाद हमने लिखा मींस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, मींस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन।
देश को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वाई? बिकॉज पीपल कलेक्टिवली पार्टिसिपेट, ये शब्द याद रखिए, बिकॉज पीपल कलेक्टिवली पार्टिसिपेट, बिकॉज दे कलेक्टिवली पार्टिसिपेट इट एंश्योर्स नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसी के साथ 8 और 9 को जोड़िए। देखिए 9th पॉइंट भी एकदम रिलेटेड है। लेस चांस ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन होने के कम चांस होते हैं क्योंकि हमने ग्रेटर पार्टिसिपेशन दे दिया ना सबको। जिसको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है वो आदमी कोशिश करता है क्या करने की, रिवॉल्यूशन करने की, क्योंकि उसे डिसीजन मेकिंग में से ही नहीं दिया गया। ठीक है, एवरीवन पेज। अच्छा, एक पॉइंट अभी हमने देखा था कि सिंस लॉ सब पे अप्लाई हो रहे हैं तो सबको राइट भी मिलना चाहिए, ठीक है, ऑल शुड गेट द राइट। उसी तरह देखिए इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, 5th वाले पॉइंट को देखिए, मल्टीपल्स में ही है इसीलिए 10th वाले पॉइंट से जोड़िए। सब पे लॉ अप्लाई हो रहे हैं वही, तो सबको पार्टिसिपेशन का राइट भी होना चाहिए। तो उसी तरह सब लोग टैक्स भी दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जेंडर के बेसिस पे टैक्स बनाते हो या किसी बेसिस पे। तो अगर सब लोग टैक्स दे रहे हैं तो बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबको राइट टू वोट भी होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल अदर राइट्स, अगर सब लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो राइट टू वोट क्या, सारे राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर द कम्युनिटी, ठीक है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कम्युनिटी को कैसे डेवलप करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सब लोग ग्रेटर वो कर रहे हैं, तो अगर सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपस में, तो अगर ग्रेटर पार्टिसिपेशन है लोगों का, लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो फिर नेचुरल फ्राइटर्निटी डेवलप की जाएगी। लोगों के बीच में एक आपस में भाईचारा, ठीक है। बाकी तो उसके पास आप देख ही सकते हैं, ठीक है। सिंबल ऑफ पॉपुलर, अच्छा ये वाला पॉइंट अच्छा है, सिंबल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। सॉवरेन कौन है इस देश में? सॉवरेन कौन है अल्टीमेटली? सॉवरेन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी लिखा है द पीपल। इफ द पीपल आर सॉवरेन, बिकॉज सी, आप ये कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, बट अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन भी किसने, किसको बना के दिया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया डू अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, याद आ रहा है प्रियम्बल में। तो इसीलिए अगर सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी पीपल है, तो सिंबल है की तरह काम करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पॉपुलर सॉवरेनिटी का, ठीक है। एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। अब क्वालिफिकेशंस क्या क्या है यूएफ के लिए? सबसे पहले तो सिटीजनशिप चाहिए आपको, आपको सिटीजन होना चाहिए जैसा मैंने बताया। उसके बाद क्या है? राइट टू वोट ओनली इन हिज स्टेट, ठीक है। जैसे आप जिस भी स्टेट के सिटीजन हो, स्टेट मतलब मैं इस समय पॉलिटिकल साइंस वाले स्टेट की बात कर रहा हूँ, वो राजस्थान यूपी बिहार वाले स्टेट की नहीं। स्टेट मतलब आप जिस भी इंडिया के जैसे आप सिटीजन हो, तो आपको वोटिंग राइट केवल इंडिया में मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा हो सकता है कि आप इंडिया में रह ना रहे हो, बट आप इंडियन सिटीजन हो, तो उस केस में आप वोट दे सकते हो, ठीक है, पोस्टल बैलेट के थ्रू। ऑल्दो सिटीजन लिविंग अब्रॉड में वाया पोस्टल बैलेट, ठीक है। मेजॉरिटी होनी चाहिए, अभी बताया, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, एडल्ट नाम में ही है। मेंटली साउंड होना चाहिए, जो मेंटली अनसाउंड है वो ना कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, ना वोट दे सकता है, ना मैरिज कर सकता है। जाहिर सी बात है, ये राइट्स नहीं है उसको, ठीक है। मतलब उसको राइट्स हैं लेकिन कुछ राइट्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्रिमिनल्स अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट डिस्क्वालिफाइड, अगर आप क्रिमिनल हैं, आपके ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड का कोई केस चला है, कोई ग्रेव ऑफेंस का केस चला है और आप जेल में हो, तो आपका भी राइट डिस्क्वालीफाई हो जाते हो आप, ठीक है। या या आप इंसॉल्वेंट हो, आप बैंकरप्ट हो गए हो, आप बैंकरप्ट हो गए हो, या कोई लॉ बनाए पार्लियामेंट और स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली आपको डीबार कर दे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दे, ये भी हो सकता है, ठीक है।
अब इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज द सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल थ्रू कास्टिंग ऑफ वोट बाय द वोटर. Election is a system of selection of representative by casting of vote through the people. ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्शन. सिंपल. मिड टर्म पोल क्या है? बहुत सिंपल सी बात है. मान लेती है आपके यहाँ लोकसभा बनती है. लोकसभा आपको याद होगा कि डिसॉल्व की जा सकती है, वो परमानेंट बॉडी नहीं है. ठीक है, अगर लोकसभा, मान लो लोकसभा की लाइफ होती है 5 साल, 5 साल के पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, डिसॉल्व हो गई लोकसभा, रद्द कर दी गई, तो 5 साल के पहले ही इलेक्शन कराने पड़ेंगे. ऐसे इलेक्शन को कहा जाता है मिड टर्म पोल. इफ द लेजिस्लेचर इज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स फुल टर्म, फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड. दिस इज नोन एज मिड टर्म पोल. अब टाइप ऑफ इलेक्शन देखते हैं. डायरेक्ट इलेक्शन. डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जिसमें पीपल डायरेक्टली वोट देते हो. ठीक है, बहुत सारे इलेक्शन इंडिया में डायरेक्ट होते हैं. जनरल इलेक्शन, जिसे लोकसभा इलेक्शन कहा जाता है, जो कि 2014 और 19 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जीती है. आपने देखा होगा उसमें किसको चूज करते हो? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हो, क्योंकि वो आदमी जाके लोकसभा में बैठेगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, क्योंकि लोकसभा पार्लियामेंट है. ठीक है, पार्लियामेंट का पार्ट है लोकसभा. तो एमपी का डायरेक्ट इलेक्शन होता है. एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा. विधानसभा के लोगों का आप डायरेक्ट इलेक्शन करते हो नहीं करते हो? करते हो. लोकल, जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं, यूपी में जैसे अगर मान लो इलेक्शन हुआ तो तुम एमएलए चूज करोगे. ठीक है, उसके बाद लोकल. देखो, ये 3 टियर गवर्नमेंट की भी बात है. ये सेंट्रल पे आ गया, ये स्टेट पे आ गया. अब लोकल लेवल पे भी तो चुनाव होते हैं. अगर शहर में रहते हो तो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं, मेयर के इलेक्शन होते हैं, देखा होगा. और अगर गांव में रहते हो तो सरपंच के इलेक्शन होते हैं. ठीक है, जिसको हम किसमें कह सकते हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. इन लोगों के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इंडिया में. अब इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के. सबसे पहले तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्ट लेता है, जल्दी बताइए. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेता है इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज बनता है एक. सर, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन बैठता है? इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी एंड दिल्ली. ये भी याद रखिएगा. ठीक है, बेसिकली सारे इलेक्टेड लोग, इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए, चाहे स्टेट के हो चाहे दिल्ली और पौंडीचेरी के हो, इलेक्टेड होने चाहिए. क्यों बार बार ये कह रहा हूं? इलेक्टोरल कॉलेज में होने के लिए इलेक्टेड होना चाहिए एमपी एमएलए. क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं तो वो भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा में बैठे हैं, बट इलेक्टेड नहीं है. अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक समझ रहे हो ना? नॉमिनेट कौन करता है राज्यसभा के 12 लोगों को? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. अब नॉमिनेट उसने किया, तुम उसी के इलेक्शन में वोट दोगे. जिसने तुमको वहां बैठाया तुम तो उसी के फेवर में दोगे. समझो बात को. तो इसीलिए नॉमिनेटेड लोग नहीं वोट देते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. इलेक्टोरल कॉलेज बनता है. अच्छा, एक हो गया प्रेसिडेंट. अगला हो गया वाइस प्रेसिडेंट. इसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, लेकिन याद रखिएगा इसमें केवल इलेक्टेड एमपी होते हैं, इलेक्टेड एमएलए नहीं होते हैं. ठीक है. अच्छा, और किसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है भैया? स्पीकर ऑफ लोकसभा कह सकते हो. स्पीकर ऑफ लोकसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. कह सकते हो, इनडायरेक्ट ही होता है. ठीक है. क्या क्या मेरिट्स हैं डायरेक्ट इलेक्शन के? देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ये तो समझ गए भैया. लोग डायरेक्टली वोट दे रहे हैं, कोई इंटरमीडियरी है ही नहीं. ठीक है. देखो, अगर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि पीपल वोट रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, पीपल ने वोट दिया, और किसको वोट दिया? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया. ठीक है. इनडायरेक्ट में मैं क्या कर सकता हूं? पीपल वोट. ठीक है, इंटरमीडियरी लिख रहा हूं, जो लोग बीच में आते हैं, स्लैश ग्रुप ऑफ पर्संस.
फिर रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन किसका किसका होता है। मेरिट्स अभी देखेंगे। देखो, एक तो यूएस में और इंडिया में दोनों में वाइस प्रेसिडेंट का होता है और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का होता है, ठीक है। अब आओ वापस इस पे। ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ट्रूली डेमोक्रेटिक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली लोग वोट दे रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन में। सेकंड, मींस फॉर डायरेक्ट एक्सरसाइज ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, दोनों पॉइंट एक ही जैसे हैं, ठीक है। जो पॉपुलर सॉवरेंटी है वो लोगों के पास है, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट एक्सरसाइज लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन में कभी कभी ये हो सकता है कि आप जनता जिसको ज्यादातर सपोर्ट करती हो वो ना चूज किया जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन अगर इंडिया में डायरेक्ट होते तो कई बार ऐसा होता कि जिसको एमपी एमएलए बना रहे हैं वो ना बनता, जनता किसी और को प्रेफर करती। इसीलिए डायरेक्ट इलेक्शन इज अ क्लियरर रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। क्लियर रिफ्लेक्शन लिखा है, क्लियरर कर लीजिए, क्योंकि कंपैरेटिव बात चल रही है। उसके बाद एक्टिव एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑब्वियसली देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, where पीपल आर डायरेक्टली चूजिंग यू, देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। जाहिर सी बात है, हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव की अच्छा, अगर इनडायरेक्ट होता तो जो इनडायरेक्ट वाला बंदा चूज किया जा रहा है वो डायरेक्टली लोगों को जवाब तो नहीं देगा, क्योंकि वो लोगों ने उसको डायरेक्टली तो नहीं चूज किया है। लेकिन यहां पर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी रिप्रेजेंट, क्योंकि उसके और लोगों के बीच में कोई नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गिरेगी वो रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर गिरेगी, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मीन्स ऑफ इफेक्टिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इफेक्टिव होता है ये वाला पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द पीपल, ठीक है, ये भी वही बात है। लीड टू एन इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ठीक है, क्योंकि लोग डायरेक्टली वोट दे रहे हैं तो एक इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा लोगों का। अब डीमेरिट्स देखिए। डीमेरिट्स में एक ये हो सकता है कि पीपल कैनॉट रियली जज द एबिलिटीज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव। बात सही है। अब पीपल तो एक्सपर्ट है नहीं, ठीक है, रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उनका डिसीजन बहुत अच्छा ही होगा हमेशा, ठीक है। मेजोरिटी का डिसीजन या पीपल का डिसीजन हमेशा किसी मेरिट पे बेस्ड होगा, या वो लोग बहुत अच्छे से गेज कर पाएंगे एबिलिटी को अपने रिप्रेजेंटेटिव की, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। रियली क्वालिफाइड एंड एबल पर्सन ऑलवेज फियर डायरेक्ट इलेक्शन। जाहिर सी बात है, जो लोग सच में क्वालिफाइड होते हैं, जो लोग सच में अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, इमेजिन करिए 2 मिनट साइंटिस्ट या ये लोग फियर करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, जो ट्रूली केपेबल लोग हैं। क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन में देखिए, यू हैव टू डायरेक्टली रीच टू द पीपल, यू हैव टू गिव डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन बिटवीन यू एंड द पीपल, ठीक है। तो उसके लिए अलग पर्सनैलिटी चाहिए। जो लोग सच में क्वालिफाइड हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं ये सब काम करने से। सोर्स ऑफ लोकल राइवलरीज एंड डिस्प्यूट, जाहिर सी बात है, झगड़ा फसाद ये सब भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। मोर एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्ट अगर लोग वोट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग होंगे ना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सबका वोट करना पड़ेगा। अब एमएलए एमपी कितने होंगे इलेक्टेड, उससे तो बहुत ज्यादा है इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है। पुअर पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटेस्ट डायरेक्ट इलेक्शन। बात सही है। डायरेक्ट इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, प्रचार उचार करने के लिए, अपने पोस्टर वोस्टर लगवाने के लिए कहाँ इतना पैसा ही नहीं है पुअर आदमी के पास, ठीक है। पीपल अवॉइड टेकिंग साइड्स, हेंस अवॉइड यूजिंग राइट टू वोट। आपने देखा होगा नन ऑफ दी अबव भी है वोटिंग में अब तो इंडिया में, नोटा, ठीक है। तो देयरफॉर पीपल अवॉइड टेकिंग साइड एंड हेंस अवॉइड द यूजिंग द राइट टू वोट। वोटर टर्नआउट का इशू तो बड़ा पुराना है। वोटर टर्नआउट इंडिया में भी कोई बहुत खास तो होता नहीं है, तो वही वाला पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि लोग वोट देते ही नहीं है ज्यादातर डायरेक्ट इलेक्शन में, तो फिर इफेक्टिव कैसे हो गया। अगर कहीं की पॉपुलेशन 100 है, उसमें से वोट ही देने केवल 40 लोग जा रहे हैं, तो हाउ इज दिस इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथेंस पार्टी पॉलिटिक्स। पार्टी पॉलिटिक्स जो अच्छी चीज नहीं है, पार्टीशनल होती है, पार्टीजनल होती है, उसको ये स्ट्रेंथन करता है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन विद मल्टी पार्टी सिस्टम लीड्स टू इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विद माइनॉरिटी ऑफ वोट्स, ठीक है। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो ऐसा कई बार देखा गया है कि डायरेक्ट इलेक्शन एक मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर होता है
तो कभी कभी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हो जाता है जिसके पास कम वोट्स हैं, माइनॉरिटी ऑफ वोट्स हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस बता दिया किसका किसका होता है। मेरिट्स क्या है? इलेक्शन ऑफ गुड एंड कंपिटेंट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अगर आपको एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ लोग चूज कर रहे हैं जो ज्यादा क्वालिफाइड हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा क्वालिफाइड लोगों को चूज किया जाएगा, ज्यादा कंपिटेंट लोगों को, ज्यादा स्क्रूटनी होगी उनके ऊपर। एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व अ डायरेक्ट इलेक्शन। हाँ जाहिर सी बात है, आखिर इधर देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन में यहां तो डायरेक्ट इलेक्शन हो ही रहा है ना, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व अ डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन इज लेस नॉइजी एंड मोर ऑर्डरली, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कितने बिल्कुल नॉइजी होते ही नहीं है, बिल्कुल ऑर्डरली होते हैं, ठीक है, ज्यादा खिटपिट के बिना। लेस रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का होता पार्टीशनल रोल नहीं होता है। लेस एक्सपेंसिव बिकॉज लेस पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, ओके। मोर सुटेबल फॉर नेशनल लेवल इलेक्शन, ठीक है, नेशनल लेवल के इलेक्शन के लिए बजाय इसके कि हम पूरे नेशन में वोट कराएं जैसा कि इंडिया में होता है, उससे ज्यादा बढ़िया, ज्यादा सूटेबल होता कि हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कराते। मोर सूटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं, ठीक है, ना कि जो डेवलप्ड हैं। जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं उनके यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन को ज्यादा सूटेबल कहा पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने। देखिए हमारे यहाँ भी बहुत बहस हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहस हुई, बहुत बार बहस हुई कि क्या हमें डायरेक्ट इलेक्शन से हाई पोजीशंस को भरना चाहिए। अब जवाहरलाल नेहरू थोड़ा बीच में चिंतित भी थे, चिंता थी उनको इस बात की कि कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट इलेक्शन हम कराएं हायर लेवल ऑफिसर्स को भरवाने के लिए तो इनकॉम्पिटेंट लोग आ जाएं जस्ट बिकॉज उनको लोग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में बेटर होता है क्योंकि ज्यादा क्वालिफाइड आदमी पहुंच रहा होता है, तो बेटर होता है हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स को भरने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कराना। डिमेरिट्स देखिए, लेस डेमोक्रेटिक, ठीक है, बिल्कुल उसका उल्टा डायरेक्ट का। लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव, बताने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। मोर चांस ऑफ करप्शन, हाँ क्यों? क्योंकि बिकॉज द पावर टू चूज रिप्रेजेंटेटिव नाउ वेस्ट्स इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यूअर पीपल, ठीक है। द पावर टू अल्टीमेटली चूज द रिप्रेजेंटेटिव नाउ रेस्ट्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यूअर पीपल, देयरफॉर देयर इज मोर चांस ऑफ करप्शन because it is a probability, it is high probability that this select group of people might turn out to be corrupt or they might start acting according to their own vested interests, therefore there is higher chance of corruption. Less political education, ठीक है, because not everyone is participating. Over here everyone was participating, over here fewer people are participating, therefore people are not as politically aware, people are not allowed to get as politically aware, ठीक है। Representatives can act in a less responsible way because there is no direct link. Obviously, since there is no direct link between the representative and the people, therefore he might have a dispensation towards starting to acting less responsible, ठीक है। Increased role of political parties, ठीक है। अब आपने देखा होगा इंडिया में भी प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो ये जनरली ट्रू माना गया है कि जो पार्टी लीड कर रही होती है, जैसे बीजेपी मान लो मेजोरिटी में है, तो प्रेसिडेंट वही बनेगा जो जिसको बीजेपी चाहेगी क्योंकि मेजोरिटी में है, ठीक है। तो इसीलिए इंक्रीज्ड रोल हो जाता है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव एंड डिलेइंग सिस्टम, ठीक है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है और ज्यादा डिलेइंग है, ठीक है। अच्छा, लेस पॉपुलर इन्वॉल्वमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। देर इज लेसर इन्वॉल्वमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक ही नहीं है लोगों के बीच में। नॉट अ पॉपुलर मेथड ऑफ इलेक्शन, ठीक है। पॉपुलर से यहां पर मतलब है, पॉपुलर से यहां पर मतलब है कि जिसको लोगों ने पॉपुलर किया हो, ठीक है। ये वो वाला पॉपुलर नहीं है कि बहुत ज्यादा चलता नहीं है वो वाला इलेक्शन, उस सेंस में बात नहीं हो रही है, ठीक है। और हिस्टोरिकल एविडेंस भी है, हिस्टोरिकल एविडेंस भी है कि डायरेक्ट इलेक्शन बेटर होता है। आखिर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो सेनेट है, जो अपर हाउस होता है यूएस का, ठीक है, वो एक टाइम तक क्या कहते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट होता था, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता था। फिर आई गेस, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, 1913 है,
हाँ 1913 में, 1913 है या चलो उसी के आसपास है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि ये रियलाइज हुआ, उसके बाद डायरेक्ट क्यों कर दिया गया, नाउ डायरेक्ट क्यों कर दिया गया? इसलिए कर दिया गया क्योंकि इट इज मोर इफेक्टिव, ठीक है। दिस इज मोर यूजफुल बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी तक तो बहुत ज्यादा कुछ समझाने को था नहीं इसमें, है ना, केवल देखने रटने की बात है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट आए तो मजा आए, अभी आएगा आगे इस चैप्टर में बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ साउंड इलेक्शन सिस्टम, एक अच्छे इलेक्शन सिस्टम के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या चीजें डिसाइड करती हैं कि ये एक साउंड इलेक्शन सिस्टम है? सबसे पहले तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वेरी गुड, होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम एसेंशियल एज क्वालिफिकेशन, ठीक है, एक मिनिमम एज क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, 18 साल है जैसे इंडिया में। रेगुलर रिवीजन एंड अपडेटिंग ऑफ इलेक्टोरल लिस्ट, अब देखिए इलेक्टोरेट, मैंने क्या कहा, इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है? इलेक्टोरेट का मतलब होता है द टोटल वोटिंग पॉपुलेशन, एक जगह के जितने भी वोटर्स हैं, ठीक है। अब इसकी लिस्ट बनती है, ठीक है, हर इलेक्शन के पहले एक वोटर लिस्ट होती है, आपने सुना होगा इंडिया में भी, ठीक है, कि कौन कौन एलिजिबल है वोट देने के लिए। तो एक अच्छे इलेक्शन सिस्टम का ये डिटर्मिनेंट है, ये एक साइन है क्या, कि रेगुलर रिवीजन होता रहेगा और अपडेट होता रहेगा इलेक्टोरल लिस्ट यानी कि वोटर लिस्ट, ठीक है। नए लोग ऐड हुए होंगे, जो लोग 18 साल से ऊपर के हुए होंगे, और पुराने लोग जिनकी डेथ हो गई होगी या डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे किसी और रीजन से, उनको नाम हटाया जाएगा। ऑटोनॉमस इम्पार्शियल एंड पावरफुल मशीनरी, autonomous, impartial, and powerful machinery for the superintendence, control, and organization of election like the Election Commission of India. देखिए ऑटोनॉमस, मैंने क्या क्या कहा? ऑटोनॉमस यानी कि किसी के अंडर नहीं है, अपने फंक्शनिंग को खुद गवर्न करती है, ऑटोनॉमस, ठीक है। इम्पार्शियल, किसी के साथ नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व है, इम्पार्शियल, न्यूट्रल है, ठीक है। और पावरफुल, कई डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं इसके पास। ऐसी मशीनरी होनी चाहिए जो किसी भी देश में इलेक्शन कराए, तब तो माना जाएगा कि इलेक्शन क्या हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर। अगर इलेक्शन कराने वाली बॉडी ही पार्शियल निकली तो वो हमेशा बायस्ड होगी, किसी का साथ देगी और इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा। देयरफॉर डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी, सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसीलिए एक बहुत पावरफुल बॉडी है इंडिया में, ये बात याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is one of the most powerful bodies in India. It is in charge of conducting elections, and it is an autonomous, impartial, and powerful organization. Single member constituencies in most cases. सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी बोले तो मैंने बताया था, जो यूनिट होती है, एक टेरिटोरियल यूनिट होती है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम मान लें, ठीक है, तो यहां से एक ही बंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करें यहां के लोग, वन रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे जितने भी इलेक्टोरेट के लोग हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें, ठीक है। दिस इज नोन एज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सिंगल वोट सिस्टम, दैट इज वन पर्सन वन वोट, ठीक है। और सीक्रेट बैलेट यानी कि किसने किसको वोट दिया ये बात डिस्क्लोज ना हो, प्राइवेसी मेंटेन रहे, ठीक है।